नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है बिटकॉइन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये समाचारों में क्यों है। हाल ही में अपने मूल्य में तेजी से वृद्धि को लेकर, यानी इसने 20,000 अमेरिकी डॉलर के मूल्य को पार कर लिया, इसलिए ये न्यूज में थी। अब हम लोग जानते हैं बेसिकली बिटकॉइंस क्या है। पहला पॉइंट है इसमें, ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिसका आशय एक विशिष्ट प्रकार की डिजिटल मुद्रा से है जो कि विकेंद्रीकृत होती है और इसे क्रिप्टोग्राफिक इनक्रिप्शन तकनीक के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। दूसरा, ये तत्काल भुगतान को सक्षम बनाती है। ये एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है और इसे किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। यहाँ पे केंद्रीय प्राधिकरण का मतलब है किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, यानी केंद्रीय बैंक। जैसे भारत का आपको पता होगा आरबीआई होता है और यूएस में फेडरल बैंक। तीसरा, इसे गुप्त मुद्रा का नाम भी दिया गया है। चौथा, बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल आदि क्रिप्टो करेंसी के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। तो आपको बिटकॉइन से संबंधित ये जो मुख्य बातें थी वो याद रखनी है। अब हम लोग बिटकॉइन की उत्पत्ति या विकास के बारे में चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है बिटकॉइन के विकास में। इसके विकास को लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कई लोग मानते हैं कि वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद क्रेग समूह सतोशी नाकामोतो नामक व्यक्ति द्वारा बिटकॉइंस के रूप में पहली क्रिप्टो करेंसी विकसित की गई थी। हालांकि सतोशी नाकामोतो के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। दूसरा बिंदु, ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। अब आपको इसमें एक नोट भी याद रखना है, भारत में ये वैध नहीं है, यानी इंडिया में ये अवैध है, यानी इसके लेन देन की अनुमति नहीं है। तो बिटकॉइन से संबंधित ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है यंग चैंपियंस ऑफ द ईयर खबरों में। तो ये एक प्रकार का पुरस्कार है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं ये खबरों में क्यों है। तो यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा घोषित प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द ईयर के 7 विजेताओं में एक 29 वर्षीय भारतीय उद्यमी यानी विद्युत मोहन भी शामिल हैं। इन्हें टेकाचार के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो आपको पता चलेगा ये जो पुरस्कार है बेसिकली 7 देशों के लोगों को दिया गया, जिसमें भारत के विद्युत मोहन भी शामिल हैं, इसलिए ये न्यूज में है। अब हम लोग इस पुरस्कार से संबंधित जो कुछ मुख्य बातें हैं उनको जानते हैं। पहली, ये पुरस्कार नए विचारों और नवोन्मेषी कदमों के माध्यम से पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान की दिशा में काम करने वालों को दिया जाता है। दूसरा, यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य 18 से 30 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना है जिनमें सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा करने की क्षमता है। तो ये यंग चैंपियंस ऑफ द ईयर से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी, आपको याद रखनी है। अब हम लोग एक शब्द आया था टेकाचार, इसको जानते हैं बेसिकली क्या है। तो टेकाचार के संबंध में पहला बिंदु है, टेकाचार एक सामाजिक उद्यम है जिसकी स्थापना वर्ष 2018 में विद्युत मोहन द्वारा की गई थी। दूसरा, ये उद्यम किसानों को अपनी फसल का अपशिष्ट न जलाने के लिए प्रेरित करता है और इन अपशिष्टों का इस्तेमाल उन्हें अतिरिक्त आमदनी के उपाय बताता है। तीसरा, ये जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण के त्रिस्तरीय संकट का एक सार्थक और तत्काल समाधान है। चौथा, टेकाचार में किसानों से चावल की भूसी, पुआल और नारियल के छिलके खरीदकर उन्हें चारकोल में परिवर्तित किया जाता है। तो ये इस पुरस्कार से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी, आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है
मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। तो जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में जारी किए गए इस सूचकांक में भारत 131वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष भारत इस सूचकांक में 129वें स्थान पर था। ये आपको रैंकिंग भी याद रखनी है, 2020 की है ये और ये 2019 की। अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको भी जान लेते हैं। पहला, इस सूचकांक को प्रतिवर्ष, ये भी आपको याद रखना है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, वर्ष 2020 की इस रिपोर्ट में 189 देशों को शामिल किया गया। तीसरा, नॉर्वे इस सूचकांक में शीर्ष पर यानी फर्स्ट पोजीशन। इसके बाद आयरलैंड सेकंड, फिर स्विट्जरलैंड थर्ड और हांगकांग फोर्थ और आइसलैंड का स्थान है यानी फिफ्थ। अगला बिंदु फोर्थ, इसमें बहुत उच्च मानव विकास के साथ एशियाई देशों के मध्य शीर्ष स्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए सिंगापुर 11वें, सऊदी अरब 40वें और मलेशिया 62वें स्थान पर थे। पांचवा, शेष देशों में श्रीलंका 72वें, थाईलैंड 79वें, चीन 85वें, इंडोनेशिया और फिलीपींस 107वें तथा वियतनाम 170वें उच्च मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में थे। ये आपको मानव विकास सूचकांक 2020 से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी, याद रखनी है। अब हम लोग बेसिकली जानते हैं मानव विकास सूचकांक क्या है। पहला बिंदु है इसमें, ये सूचकांक इस बात पर जोर देता है कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए वहां के लोगों तथा उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड माना जाना चाहिए, न कि केवल आर्थिक विकास को। दूसरा, HDI यानी मानव विकास सूचकांक का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया। तीसरा, मानव विकास सूचकांक 3 बुनियादी आयामों पर आधारित होता है। ए यानी पहला, लंबा और स्वस्थ जीवन। बी, ज्ञान तक पहुंच। सी, जीने का एक सभ्य मानक। अगला बिंदु, अन्य सूचकांक जो इस रिपोर्ट का ही भाग है इस प्रकार हैं। ए, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक यानी इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बी, लैंगिक विकास सूचकांक यानी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। सी, लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। और डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये मानव विकास सूचकांक से संबंधित कुछ मुख्य बातें आपको याद रखनी थी। अब हम लोग यूएनडीपी के बारे में जान लेते हैं। यूएनडीपी के बारे में पहला बिंदु है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, आपको याद रखना है। दूसरा, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। तीसरा, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चौथा, यूएनडीपी गरीबी उन्मूलन असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है। पांचवा, इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीला बनाने में मदद करता है। तो आपको ये जो मुख्य बातें थी यूएनडीपी के बारे में उनको याद रखना है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी। अब हम लोग देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एनडीबी के साथ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए ये न्यूज में था। अब हम लोग जानते हैं इससे संबंधित जो मुख्य बातें हैं यानी ऋण से संबंधित। पहला, इस ऋण की अवधि 30 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष की छूट भी शामिल है, यानी सरकार इसे 35 वर्ष की अवधि तक चुका सकती है। दूसरा, ये ऋण विशेष रूप से उन प्रवासी श्रमिकों की मदद करने में सहायक होगा जो महामारी यानी कोविड-19 के चलते शहरी क्षेत्रों से अपने गांव या मूल स्थान लौट गए हैं और अपनी आजीविका खो चुके हैं। तीसरा, इसके साथ ही इस ऋण का पैसा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मनरेगा के तहत
ग्रामीण रोजगार सृजन में खर्च होगा। तो ये कुछ बातें थी ऋण से संबंधित, आपको याद रखनी है। अब हम लोग जानते हैं कि एनडीबी क्या है। तो एनडीबी में पहला पॉइंट है, ये ब्रिक्स देशों द्वारा संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। ब्रिक्स आपको पता होगा, ये 5 देशों का एक समूह है, 5 देशों का एक समूह, जिसमें बी का मतलब है ब्राजील, और आर का मतलब है रूस यानी रसिया, और आई का मतलब इंडिया यानी भारत, और सी का मतलब है चीन, और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। दूसरा, वर्ष 2013 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना पर सहमति व्यक्त की गई थी, तथा वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टा लेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा, एनडीबी की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी $100 बिलियन थी। तीसरा, एनडीबी का मुख्यालय शंघाई यानी चीन में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अन्य बिंदु, फोर्थ है इसमें, एनडीबी के वर्तमान संगठनात्मक ढांचे में एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष तथा अन्य कुछ कार्यकारी सदस्य शामिल हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पांचवा बिंदु है इसमें, एनडीबी में प्रत्येक भागीदार देश को वर्तमान में समान मताधिकार यानी इक्वल वोटिंग राइट, तथा किसी भी देश को वीटो पावर नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है। छठा, इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अभी आपको याद रखना है। तो एनडीबी से संबंधित आपको जो कुछ मुख्य बातें थी ये याद रखनी है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है गोवा मुक्ति दिवस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में यानी 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया, जिसको लेकर ये न्यूज में था। अब हम लोग इससे संबंधित जो कुछ मुख्य बातें हैं उनको जानते हैं। पहली, आज़ादी के बाद भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था। आपको पता होगा कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। भारत सरकार ने गोवा छोड़ने के लिए पुर्तगालियों से कूटनीतिक वार्ता की, लेकिन इसके बाद भी वे गोवा छोड़ने को तैयार नहीं हुए। दूसरा पॉइंट, जिसके बाद सरकार ने सैन्य हस्तक्षेप का फैसला किया और 18 दिसंबर 1961 को भारतीय नौसेना, वायुसेना एवं थल सेना द्वारा गोवा में एक सैन्य अभियान, जिसका नाम ऑपरेशन विजय था, का संचालन किया गया, तथा 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के चंगुल से मुक्त करा लिया गया, जिसे चिन्हित करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। आपको पता होगा कि जब उस टाइम पे यूरोपियों का आगमन हो रहा था ना, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो उन्होंने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। उसके बाद आप सोचो, इन्होंने लगभग 451 वर्ष तक गोवा को अपने अधीन रखा, क्योंकि ये 1961 में स्वतंत्र हुआ। कितना लंबा समय हो गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गोवा इसलिए मुक्ति दिवस के रूप में 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, इसमें परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो आपको याद रखने हैं। पहला, महाराष्ट्र सरकार पुणे में बालेवाड़ी स्थित शिव छत्रपति खेल परिसर में राज्य के प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। दूसरा तथ्य है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश की स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस गतिविधियों के लिए बेंगलुरु में एक समर्पित नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष संपदा की निगरानी, ट्रैकिंग और सुरक्षा करना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतनी न्यूज थी। अब हम लोग इनसे संबंधित जो भी सवाल हैं उनको देखते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल जैसे शब्द चर्चा में थे, इनका संबंध है। ए ऑप्शन, डिजिटल मुद्रा यानी डिजिटल करेंसी, बी चक्रवात यानी साइक्लोन से, सी कोविड-19 की वैक्सीन से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल जैसे शब्द
डिजिटल करेंसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 2। HDI इंडेक्स 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका प्रकाशन UNDP द्वारा किया जाता है। दूसरा, हाल ही में इसमें भारत को 71वीं रैंक मिली है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है बताना है। पहला, केवल एक, और बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी पहला वाला कथन सत्य है, दूसरा वाला गलत है। आपको पता होगा इसे प्रतिवर्ष UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में भारत को इसमें 131वीं रैंक मिली है, ना कि 71वीं। इसलिए सेकंड वाला जो कथन है वो गलत है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। टेकाचार है ए ऑप्शन फसल अपशिष्ट के लिए एक उद्यम, बी चिकित्सीय उपचार, सी एक बाह्य गृह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी फसल अपशिष्ट के लिए एक उद्यम। अभी हम लोगों ने पढ़ा था टेकाचार के बारे में। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। दूसरा कथन, हाल ही में भारत ने इसके साथ $2 बिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह है बताना है। पहला, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन गलत है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो मुख्यालय है वो संघाई में है, चीन के संघाई में, ना कि बीजिंग में। तो इस प्रकार पहला कथन गलत। दूसरा, हाल ही में भारत ने इसके साथ $1 बिलियन अमेरिकी $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ना कि 2 बिलियन। तो इस प्रकार दूसरा भी गलत है। अगला सवाल है और आज के सेशन का अंतिम सवाल नंबर 5। हाल ही में इसरो द्वारा कहाँ देश की स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी SSA गतिविधियों के लिए एक समर्पित नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन बंगलुरु, बी अहमदाबाद, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी बंगलुरु कर्नाटक में। ये आपको याद रखना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।